बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पे आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का गुज़िश्ता रोज जब वो टेलीफोन पे बात कर रहे थे, लोगों की लाइव कॉल ले रहे थे, वो पूरा मामला एक खिताब की शक्ल इख्तियार कर गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़े क्लियर और अनइक्विवोकल स्टेटमेंट्स दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो बात की उसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन उसके ऊपर यकीनी तौर पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब ये कह रहे हैं कि वो अगर हुकूमत में नहीं होंगे तो वो ज्यादा खतरनाक होंगे, तो क्या उनका मुखातिब महज पाकिस्तान की अपोजिशन है या कुछ और हल्के भी हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हवाले से या हुकूमत के हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमत दिन ब दिन अनपॉपुलर हो रही है, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि हमारी रिकॉर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है, 5.37% के ऊपर हम ग्रो करेंगे इकोनॉमी, और पाकिस्तान के बहुत से मामला दुरुस्त हो रहे हैं। लेकिन अपोजिशन यकीनी तौर पर ऐसा नहीं समझती और उस पर सवाल भी उठा रही है। आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुशीर दाखिला और एहतसाब जनाब शहजाद अकबर साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। याद रहे, शहजाद अकबर साहब जब हुकूमत आई थी तो शहजाद अकबर साहब के जिम्मे एक बहुत अहम काम सौंपा गया था, वो ये कि मुल्क की लूटी हुई दौलत को वो पाकिस्तान लाएंगे। बाकायदा तौर पर उन्होंने मुतअद्दिद दौरे भी किए, इंग्लैंड भी गए और मुख्तलिफ जो टेरिटरीज है वहां पर खतूत भी लिखे, एक पूरा एसेट रिकवरी यूनिट बना और उसके नतीजे में एक पूरी कार्रवाई आगे चली। और जो ख्याल ये था कि जो भी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाएगा और ये मामला किसी न किसी जगह पर जाके कल्मिनेट होगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। मेरे ख्याल में ज्यादा अगर ये कहा जाए कि फ्रस्ट्रेशन हुकूमत की जानिब से ये तब बढ़ गई जब शहजाद अकबर साहब के हवाले से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही थी। चाहे वो कुछ आम मामलात हो, उसके हवाले से एक सवाल उठ गया, यानी जो मामला जस्टिस जनाब काजी फाइज़ साहब के हवाले से चला, उसमें भी एक ये तासुर था क्योंकि एआईयू के ऊपर और एसिड रिकवरी यूनिट की वैलिडिटी के ऊपर, उसकी लीगैलिटी के ऊपर जब फैसले आए तो बड़े मेजर सवाल किए गए और एक बड़ा कम्बसम जॉब था, एक मुश्किल हदफ था जो कि शहजाद अकबर साहब को दिया गया। लेकिन क्या शहजाद अकबर साहब की जो परफॉर्मेंस है उससे वज़ीर-ए-आज़म नाखुश हो रहे थे और ये मामला ग्रेजुअली आगे चल रहा था? शहजाद अकबर साहब के हवाले से जो लोग उन्हें जानते हैं प्रोफेशनली कि वो एक लायक इंसान है, एक काबिल वकील है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शहजाद अकबर साहब के हवाले से ये मामला यहां तक चले गए और आज उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? अब ये इस्तीफा उनसे दिया या उन्होंने खुद लिया या उनको नया कोई टास्क सौंपा जाएगा, इसके बारे में कुछ आने वाले दिनों में इतलात सामने आएंगी। लेकिन क्या जो एहतसाब का पूरा मामला है उसका पूरा ना होना, एहतसाब का जो पूरा रेट्रिक है, जो पूरा नारा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो कल्मिनेट ना होना, क्या इसकी वाहिद वजह शहजाद अकबर साहब है? क्योंकि एक मामला ये भी है कि अदालतों के सामने जब ये तमाम मामला गए जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लीडरान शामिल हैं, वहां पर भी सवाल यही रहा जब बेल ऑर्डर आए कि जो प्रोसिक्यूशन नैब की जानिब से की गई, जो एविडेंस नैब की जानिब से प्रेजेंट किया गया, जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी नैब की जानिब से की गई, उसमें सुकम था, कानूनी सुकम मौजूद थे। तो क्या इस तमाम पुअर परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ शहजाद अकबर साहब के ऊपर जिम्मा डाल दिया जाए? क्या वो इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार करार दिए जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा या शायद आने वाले वक्त में मिलेगा। और ये भी देखना जरूरी है कि शहजाद अकबर साहब की जगह आगे कौन आएगा। मुल्क के हालात, मुल्क के मामलात ऐसे हैं कि जहां पर अब खुद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि मुल्क वापस आए, और वो मुल्क से बाहर गए थे और असद उमर साहब ने भी कहा कि उनकी रिपोर्ट फॉल्सिफाइड थी, झूठी रिपोर्ट थी जिनकी बेसिस पे वो बाहर गए, लेकिन फैसला इमरान खान साहब का था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है और कहां तक ये मामला आगे चलेगा, इसके ऊपर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मियां जावेद लतीफ साहब मौजूद हैं, एमएनए है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और मुल्क के मुमताज सहाफी और एडिटर इन्वेस्टिगेशन से न्यूज जनाब अंसार भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डेवलपमेंट बहुत सी हो रही है भाई साहब। सबसे पहले तो ये आपकी जमात से ताल्लुक है इसका, शहजाद अकबर साहब का मुस्ताफी होना। शहजाद अकबर साहब के बैकग्राउंड से उनको जो असाइनमेंट दी गई थी वो बड़ी अहमियत की हामिल थी, बहसीयत मुशीर दाखिला और एहतसाब उनके पास ये कलमदान था। आज जब वो उन्होंने रिजाइन किया है, यकीनी तौर पर हुकूमत या जमात तो डाउन प्ले करेगी, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि नहीं ठीक हुआ शहजाद अकबर साहब के पार्ट पर। या आप ये मानिए कि जो ख्वाहिशात थी वजीर आजम पाकिस्तान की और जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी शहजाद अकबर साहब से, शहजाद अकबर साहब वो पूरी नहीं कर पाए। चाहे वो शहबाज शरीफ साहब को के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामला थे, उनको पाया तकमील तक पहुंचाना था, लूटा हुआ पैसा मुल्क से बाहर था उसको वापस लाना था। आपके नजदीक शहजाद अकबर साहब का जो इस्तीफा है उसकी वजह क्या है? पर्सनल रीजन है या ये बात आप कंफर्म कर रहे हैं आज आज जो कि
डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कुछ दिनों पहले जिसकी तस्दीक की थी कि नहीं जी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई वजीर आजम गैर मुतमईन नहीं है उनकी जो उनका जो काम है, जो उनकी परफॉर्मेंस है उससे। आप फिर आज ये कंफर्म कर रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब से वजीर आजम पाकिस्तान नाखुश थे। लेकिन जो आपने बात की अकाउंटेबिलिटी का, कोई नारा ना तो शहजाद अकबर साहब का था, वो तो नारा इमरान खान साहब का था और कौम से कमिटमेंट थी और जिसके लिए हम बड़ा हैवी मैंडेट लेकर आए थे। और वो नारा कभी गैर मुतज़लज़ल नहीं हो सकता। वो प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास इस्तेकाक है और वो किस से अपना काम करना चाहते हैं। शहजाद अकबर एज़ फार एज़ माई नॉलेज इज़ कंसर्न बहुत अच्छा उन्होंने काम किया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपना ये जो ड्यूटी सर अंजाम दी। लेकिन वज़ीर आज़म के जहन में क्या है और वो किस आदमी से ये काम करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल जो है जब आएंगी तो मैं कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन पीटीआई की जो एक गैर मुतज़लज़ल कमिटमेंट है एहतसाब के इस सारे नज़रिए के साथ, मेरा ख्याल है वो किसी तरह से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। और ये सारी सोच और अप्रोच तो वज़ीर आज़म की है। उनकी सोच को परफॉर्म करने के लिए किस एडवाइज़र ने और किस स्पेशल असिस्टेंट ने उनकी कहाँ मदद करनी है, ये उनका इस्तेकाक है। बात बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी है। एक तरफ जब आप खुद कह रहे हैं कि आपके नॉलेज के मुताबिक और वैसे भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन देन वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आप ये कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आज हो रही हैं विच यू आर नॉट प्रिवी टू, बट द फैक्ट रिमेन्स कि कुछ बातें तो ऐसी, आप इलेक्टेड एमएलए हैं, आप पार्टी की पार्लिमानी मीटिंग्स में भी जाते हैं, आप पार्टी को भी समझते हैं, इमरान खान साहब की जो एक्सपेक्टेशन थी शहजाद साहब से उनको भी समझते हैं, लेकिन आप ये समझते हैं काम बहुत अच्छा किया लेकिन फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर लोग ये समझे आपकी बात से भाई साहब। मैं आप चूंकि आपके प्रोग्राम में हूँ, अगर आपके प्रोग्राम में ना होता तो मैं वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग में होता तो वो ज़्यादा मुझे मालूमात आ जाती। मैं चूँकि मेरी आपसे कमिटमेंट थी उसके हवाले से मैं जल्दी आ गया। तो असल बात यह है कि मैं तो दोबारा से यही कह रहा हूँ कि शहजाद अकबर साहब की अब तक तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन वज़ीर आज़म हो सकता है कि उनके जहन में कोई इससे भी बड़ा उनका कोई अपना स्टैंडर्ड हो जो वो और बेहतर करना चाह रहे हों, या शहजाद अकबर साहब उनकी तवक्को में पूरा ना उतरे हों वज़ीर आज़म जो एक बेहतर से बेहतरीन की एक उनकी तवक्को होती है। और दूसरी बात ये पीटीआई के बारे में नॉर्मली लोग सवाल करते हैं कि लोग बड़े बदलते हैं, बिकॉज यहाँ कोई भी आदमी हमारी मजबूरी नहीं है इस पार्टी की, क्योंकि नज़रिया और सोच जो है उसको असूल के लिए लोग आते भी हैं, लोग चले भी जाते हैं। नज़रिए ने स्टे करना है और वो नज़रिया यही है कि पाकिस्तान को साफ़ और शफाफ निज़ाम देना है। और जो पाकिस्तान को पिछले 25-30 साल में लूट मार की, करप्शन हुई, जिससे आज हमें मुआशी मुश्किलात भी हैं। यह कि जितना जो नारा लगाया गया वो अब तक कम से कम जो काम शहजाद अकबर साहब के जिम्मे लगाया गया, या तो एक फैक्ट शीट आ जाती, बताया जाता कि शहजाद अकबर साहब ने कौन सा काम कर लिया है, कौन सा नहीं किया, कौन सा अधूरा रह गया। अब उम्मीद ये की जा रही है कि शहजाद अकबर साहब की जगह कोई और आएगा और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करेगा जो कि इमरान खान साहब उनसे रखते थे। या जावेद लतीफ साहब, एक बात बड़ी दिलचस्प है, आप ही की जमात के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अताउल्लाह तारक साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम में एक बात कही, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का मामला चल रहा है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का एफआईए भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। क्या कहा गया और क्या फिर ये समझा जाए कि ये बातें वाकई इनमें इतनी सदाकत थी कि शहजाद अकबर साहब का जो जाना था वो ठहर गया था, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल और उन्होंने जाना था, लेकिन क्या फरमाया जा रहा था उस प्रोग्राम के अंदर देखिए। का एक और ख्याल भी है ये बड़ा कि शहबाज शरीफ साहब अगले कुछ दिनों में सलाखों के पीछे होंगे। आपको इनका ये ख्याल या ये ख्वाहिश हकीकत बनती नजर आती है? देखिए, इमरान खान साहब की शदीद ख्वाहिश है और इतनी शदीद है कि उन्होंने इस्तीफा शहजाद अकबर को फारिग कर देना है। वो बिल्कुल शहजाद अकबर बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, उन्होंने इसको फारिग करके एक और बंदे का इंतखाब भी कर लिया हुआ है जिसको उसकी जगह लगाना है। यानी कि 17 जनवरी को ये कहा गया। मियां जावेद लतीफ साहब, फिर कुछ ऐसा ही हुआ है कि उम्मीदें पूरी नहीं हुई और ख्वाहिश यही थी कि शहजाद अकबर साहब किसी ना किसी तरह किसी ना किसी मामले पे, खासतौर पर एफआईए वाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में, जो मियां शहबाज शरीफ साहब है उनको जेल के पीछे ले जाए, किसी ना किसी तरह उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो जाए। वो चूंकि नहीं हो पाई, ये सब कुछ नहीं हो पाया, इसलिए शहजाद अकबर साहब को इस्तीफा देना। कोई बात की नहीं, मैं इतनी मालूमात तो नहीं रखता। ये जिनका आपने क्लिप सुनवाया ये बेहतर वही जानते होंगे, मगर जो आप बात कर रहे हैं या अभी जो सदाकत बात कर रहे हैं, बात तो सीधी सी है कि अगर अहमद जवाद जो इनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे पीटीआई के, अगर वो बात करें, अगर जावेद हाशमी बात करें, या आज शहजाद अकबर के हवाले से जो बात हो रही है, तो मुझे ये बताएं कि 4 सालों में आप अपनी नालायकियाँ, नाकामियाँ जो हैं वो
पुकार रहे हैं नवाज शरीफ लेके आएँ। कल जो आपने गुफ्तगू सुनी जिसका तस्करा आज ज़बान ज़द आम है कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि हम हर सूरत नवाज शरीफ को लेकर आएंगे। अच्छा, आवाम भी पुकार रही है कि नवाज शरीफ आएँ और इमरान खान भी पुकार रहा है कि नवाज शरीफ को लेकर आएँ। नवाज शरीफ को लेकर आने की इमरान खान की वजह यह है कि वो अपनी नाकामियों को नवाज शरीफ के पीछे छुप के कवर करना चाहते हैं और अवाम समझते हैं कि हमारी सुनने वाला नवाज शरीफ था, इसलिए वो उसको पुकार रहे हैं। आ जाएं, एहतसाब का सामना करें, अपने मुकदमात का सामना करें। देखें मुनीब, नवाज शरीफ तो फिर आ रहा है, कोई रोक सकता है तो रोक ले, मगर मैं आपको ये कहूँगा कि एक है अवाम पुकार रहे कि हमारी बस हो गई, 4 सालों में तबाही हो गई, और जो अवाम को रिलीफ दुनिया में एक हुक्मरान दे सकता है वो नवाज शरीफ ने देने की कोशिश की और एक सुकून देने की ख्वाहिश रखता है जिसका नाम है इमरान खान। वो कहता है कब्र में सुकून मिलता है, तो ये कब्र में धकेल रहा है पूरी 22 करोड़ आवाम को। सुकून आपको वहां मिलेगा। अब आप फैसला कर लें कि दुनिया में सुकून लेना है या आखिरत में। आपकी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो आके शाह खान भाई साहब हमारे ही प्रोग्राम में कैपिटल टॉक में कहते हैं कि नहीं, इसका फैसला उनके मौलिद करेंगे, और आपके जो लीडरान है वो कहते हैं जी नहीं, उनके आने का फैसला पार्टी करेगी। और पता नहीं उन्होंने आना है या नहीं आना है या कब आना है। अब तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया ना, आ जाएं। आके उन्होंने कोई गले में हार तो डालना नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने उनको जेल भेजना है ताकि एहतसाब का अमल जारी रहे। जो बात मनीब, आप जो बात कर रहे हैं पार्टी ओहदेदारान के हवाले से जिनको कोर्ट कर रहे हैं कि उनके मालिक जो हैं वो फैसला करेंगे या जमात फैसला करेगी, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। मगर मैं जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ और जिस नवाज शरीफ को 22 करोड़ आवाम पिछले 4 सालों से पुकार रहे हैं कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी इन्होंने कर दी, पाकिस्तान को उस जगह लेकर आ गए हैं कि जहाँ से वापसी के रास्ते महदूद होते जा रहे हैं, उस आवाम की आवाज़ नवाज शरीफ सुनते हुए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि हफ्तों की बात है, नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर होंगे इंशाल्लाह। दिलचस्प है, शहजाद अकबर साहब का जाना या उनका इस्तीफा देना यकीनी तौर पर, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जहां ये कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ और बहुत अहम है जो इंतजार कर रहा है अपनी ट्वीट के अंदर, शहजाद अकबर साहब ने बतौर एडवाइजर इस्तीफा दे दिया। बट फैक्ट रिमेन्स कि समथिंग मस्ट हैव गॉन टेरिबली रॉन्ग। और ये जो कहा जा रहा था, जो क्लिप भी मैंने आपको सुनाया, कि क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की डेस्परेशन इस हद तक पहुंच चुकी थी कि वो चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरह शहबाज शरीफ साहब को खास तौर पर गिरफ्तार दोबारा किया जाए, ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में या टीटीओ वाले मामले में। और जब वो डिलीवर नहीं कर सके शहजाद अकबर साहब, क्योंकि एक प्रोसीजर है पूरा, तो उसी के नतीजे में फिर उनसे इस्तीफा लिया गया। ये वॉलंटरली तो इस्तीफा कोई भी नहीं देता, और आई एम श्योर शहजाद अकबर साहब भी जो काम कर रहे थे पिछले तकरीबन 4 सालों से, 3.5 पौने 4 साल से वो कर ही रहे थे। बट कुछ तो गलत हुआ है शहजाद अकबर साहब के हवाले से। देखें मुनीब, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि सदाकत साहब कह रहे थे कि इनकी मंशूर की, आप इलेक्शन मैनिफेस्टो देख लें, हमेशा का नारा जो रहा पीटीआई का कि जी अकाउंटेबिलिटी करनी है और लूटा हुआ पैसा भी लाना है। $200 बिलियन का इन्होंने कहा था कि जैसे ही हम आएंगे लेके आएंगे, और दूसरे ही दिन उसमें से जो है वो $100 बिलियन हम IMF और वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मारेंगे। और उसके लिए ज़ाहिर है इन्होंने असाइन किया था बैरिस्टर साहब को कि जी आप ज़ाहिर है बाहर से पैसा लेके आएंगे, और अनफॉर्चुनेटली बाहर से पैसा आ नहीं सका। उसकी जो भी वजूहात हैं, एक तो वो पैसा नहीं आ सका, और पैसा जो एक किसी फ़र्द का पैसा आया, वो पैसा कौमी ख़जाने में जाने की बजाय कहीं और चला गया, और वो भी मेहरबानी कैबिनेट की थी, वो मेहरबानी इन्हीं की गवर्नमेंट की थी। वो आज तक इवन कैबिनेट मेंबर से शेयर नहीं किया गया कि क्या रीज़न था कि जो पैसा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा था वो किसी और के अकाउंट में कैसे चला गया, उसके खाते में कैसे चला गया। लेकिन एनी हाउ एक्सपेक्टेशन जहाँ पे एक साइड पे ये थी अकाउंटेबिलिटी की, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊँ कि उसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर का कसूर है कि नहीं। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि एक तो हाई एक्सपेक्टेशंस, अकाउंटेबिलिटी तो इस मुल्क में नहीं हुई, करप्शन में बेपनाह इजाफा हुआ, आप ऑल अराउंड देख लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
बजाय इसके कि अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को ठीक करते और हम वाकई करप्शन जो इस मुल्क में बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है उसके ऊपर हम उसको रोकने की कोशिश करते, सारे का सारा फोकस ये हो गया कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो हैं उनको कैसे टारगेट किया जाए। और देखें, अकाउंटेबिलिटी कभी भी किसी शख्स को टारगेट करके नहीं की जाती, उसके लिए आपने मैकेनिज़्म बनाना होता है, कानून कायदा, अपने जो आपके ऑलरेडी जो ऑपरेटर्स है, जो आपका अकाउंटेबिलिटी का जो कानून है, फ्लॉज देखने हैं, उन फ्लॉज को प्लग करके आपका मकसद ये था कि इस मुल्क में करप्शन ख़त्म हो। लेकिन जो यहाँ पे चूँकि उनको असाइन ये था कि आपने शहबाज शरीफ साहब को, वही और ये आपकी बात कि हर हाल में किसी तरीके से शहबाज शरीफ को हर हाल में अंदर जाना चाहिए। अब मैं एक और आपको बात बता दूं कि अब जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, एक तो आप हम सबसे बेहतर इसलिए जानते हैं कि यूर अ लीगल माइंड। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनमें क्राइम से रिलेटेड यानी प्रोसीड्स क्राइम की हों और वो पैसा लॉन्डर हो तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। बाकी अनफॉर्चुनेटली जिसमें मैं कहता हूँ कि PMLN का रोल अहम रोल है, बड़ा अहम इनकी गवर्नमेंट्स का, कि आप अगर मनी लॉन्डर करते हैं और करते रहें, उसको एक रिवाज बना दिया गया था। ये जो TTs हैं, ये जो हवाला हुंडी का सिस्टम जो है, पैसा आपने ज़्यादा कमाया, पैसा आपने बाहर भिजवा दिया और फिर वो रेमिटेंसेस की शक्ल में आ गया। सो इन चीज़ों के ऊपर मेरे, हालांकि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियंस को और ख़ास तौर पे जो रूलर्स हैं उनको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ऐसे हमारे यहाँ सिस्टम्स का हिस्सा बना रहा, जो कानून कायदों का हिस्सा बना रहा, कि इसके ऊपर आप किसी को नहीं पकड़ सकते, मेरी ज़ाती राय में। अच्छा अंसार भाई साहब, पहले देखिए DG नैब लाहौर तब्दील हुए, उसके बाद आप देखिए शहजाद, एक पूरा नेक्सस था, एक बड़ा क्लोजली काम किया जाता था चेयरमैन नैब के हवाले से। आपको पता है जिस तरह फिर वो कानून लाया गया, एक किस्म की एक्सटेंशन ही है कि वो एज वी स्पीक स्टिल द इनकम्बेंट, वो अभी भी मौजूद है अपने ओहदे के ऊपर। जो लगता ये था कि पूरे एक नेक्सस के तहत, पूरी एक अरेंजमेंट के तहत काम चल रहा था। क्या ये उसी की भी फिर एक कड़ी है कि पहले चेयरमैन नैब को उनकी तैनाती को बढ़ावा दिया गया, एक कानून के जरिए कवर दिया गया, उसमें भी प्रोसेस चल रहा है। DG नैब लाहौर तब्दील हुए, अब शहजाद अकबर साहब से इस्तीफा लिया गया, मैं दोबारा कहूंगा देता कोई नहीं है, लिया जाता है। तो इज इट पार्ट ऑफ ऑल दैट, या आपको लगता है कि ये इट इज जस्ट अनदर रेजिग्नेशन के बस ठीक है यार, ही वाजंट डिलीवरिंग, या मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई और मैं कुछ और चाहता था और वो नहीं हो? देखें, ये एक तो इसमें मुझे तो कम से कम 1% शुबा नहीं, माजी में भी हमेशा और अभी भी जो नैब करता रहा है वो वही वाली बात की जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मतलब है कि एक टूल के तौर के ऊपर, और ये कि जी अपोनेंट्स को जिनको पकड़ना मकसूद हो, जो ताकतवर लोग कहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट में हो या अदरवाइज़ हो, और यही काम अनफॉर्चुनेटली नैब ने किया है। मैं अदरवाइज़ देखें, मैं यही कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब कल जब मैं उनको सुन रहा था, ज़ाहिर है वो फ्रस्ट्रेटेड थे, वो अदलिया के ऊपर भी मतलब है कि उनको भी एक नेगेटिव क्रिटिसाइज़ किया कि जी आप फैसले दें, जो भी उस किस्म की बात की। देखें, बात यह है कि ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट क्या आप वाकई अकाउंटेबिलिटी करना चाह रहे थे कि नहीं करना चाह रहे थे, या आपका मकसद सिर्फ ये था, वही वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि जो आपके अगेंस्ट लोग हैं या जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं कि उनको हर हाल में सज़ा देनी है। और उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि आपको जो कैपेसिटी है नैब की, नैब तो कभी भी, मैं बहुत दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि आज तक नैब ने 20-21 सालों में एक भी किसी सियासतदान कोई कन्विक्शन नहीं करवाई। मैं फाइनलिटी की बात कर रहा हूँ, एक भी सियासतदान की नहीं करवाई, एक भी सियासतदान से एक धेला नहीं निकलवा सकी आज तक नैब में। आपको बताऊँ, एक धेला नहीं निकलवा सकी। मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। तो मुझे आप ये बताएं कि जब आपको पता है कि ये, तो उससे वो कैसे करप्शन पकड़ेगी, किस तरीके से वो करप्शन के केसेस को प्रोसिक्यूशन सही करेगी, केस सही बनाएगी। और मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपीटेड फैसले कि इनकी कैपेसिटी ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट खुद भी कहती रही है, और शहजाद अकबर साहब ने मुझे कई दफ़ा कहा कि इनकी कैपेसिटी नहीं है, हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कहते हैं उनको, लेकिन उस तरह तो जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। क्योंकि असल मसला वही वाली बात है कि बस शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और फिर चूँकि ज़्यादा देखें अनफॉर्चुनेटली, चूँकि आप गवर्नमेंट जो कि आपको डिलीवर करना है, परफॉर्म करना चाहिए। इमरान खान की को जो मुझे सबसे जो अफसोस होता है कि जी उनकी जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट किया कि ही हैज़ बीन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सेंट्रिक। भाई आप पॉलिटिकली उनको ज़रूर वो करें, लेकिन और जहाँ पे आपको तवज्जो देनी चाहिए आप अपना उधर तवज्जो दें, गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दें, तो उनकी तवज्जो इस साइड के ऊपर रही अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा। ठीक है,
बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक यहाँ को ब्रेक ले लेते हैं। एक बड़ा आम कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वो की टेलीफोन कॉल्स वो ले रहे थे, एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि उन्होंने पहले भी अडॉप्ट की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल जो गुफ्तगू की गुज़िश्ता रोज, उसके अंदर वो एक स्टेज आगे गए और वो एक और मुख्तलिफ ओकेजन के ऊपर वो एक तकरीर का सा माहौल बन गया कि जैसे वज़ीर आज़म कौम से खिताब कर रहे हैं, और जो बातें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की वो बड़ी क्लैरिटी के साथ की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुखातिब कौन है, एड्रेसी कौन है? क्या वो ये तमाम बातें महज ऑपोजिशन को सुना रहे थे? एक ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन समझता ही नहीं हूं, उसके क्या मुहरकात है? एक ब्रेक के बाद बात आती है। जाकिर अली भाई साहब, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुखातिब कौन था? अब जैसे देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है, परवेज रशीद साहब ये कहते हैं कि क्या ये जो अब जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि जो हाथ हुकूमत के सर पर मौजूद है या इमरान खान के सर पर मौजूद है वो सिर्फ अपोजिशन की गर्दन पे जाएगा, तो क्या ये पैगाम जो था बकौल परवेज रशीद साहब के, ये किसी और की तरफ था, वो बकौल उनके हाथ वालों की तरफ था, या ये आप सिर्फ मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को सुना रहे थे कि अगर हुकूमत से बाहर निकले तो आपके लिए दर्द सर बन जाएंगे और आपको जगह नहीं मिलेगी खुद का मुंह छुपाने के लिए? वज़ीर आज़म किससे मुखातिब थे? अच्छा मुनीर साहब, अंसार भाई साहब ने जो बात की वो सारी बात का जो उनका निचोड़ ये था कि इमरान खान साहब जो है ना वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ सेंट्रिक उनकी अकाउंटेबिलिटी है। तो मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़रा पिछले 25-30 साल की जो भी पूरी सियासत है उसकी तकारीर सुन लें, तो अगर आपको सारी तकारीर जरदारी साहब की करप्शन के और नवाज साहब और शहबाज साहब की करप्शन की ना नज़र आएँ तो आप मुझे बताइएगा। तो सियासी प्लेटफॉर्म पे पूरी कौम का ये नज़रिया था कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब आपस में मिले हुए और ये कभी एक दूसरे का अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते, इसलिए लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया था। और अंसार साहब किसी एक हवालदार को या किसी एक SHO को या किसी एक क्लर्क को या पटवारी को सज़ा देने से कभी निज़ाम ठीक नहीं होता। ये PTI की कन्विक्शन है कि हमेशा करप्शन का और अकाउंटेबिलिटी का और कानून की अमलदारी का तब तक उसका असर नहीं होगा जब तक ताकतवर को एहतसाब या कानून के सामने नहीं लाया जाएगा। और यही तो एतराज है, कानून के मुताबिक ही होती है ना। यही तो मुझे एतराज है सदाकत साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपने कितने लोगों की कन्विक्शन की, आप अगर इनको कन्विक्ट करा दें। अगर दोनों मुझे बात मुकम्मल करने दें, मैं आपकी बात पे आता हूँ मुनीर साहब। आप कहने की बात यह है, ठीक है। दूसरा सवाल है कि कन्विक्शन हुई क्यों नहीं, तो जाहिर है इसमें हुकूमत का भी आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आपका पूरा एक कानून का सिस्टम है, आपका प्रोसिक्यूशन का। वो कल पर वज़ीर आज़म ने तकरीर में कहा कि ये जो करप्ट लोग हैं उनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, उनके लिए तगड़े से तगड़ा वकील करना कोई मसला नहीं है, जबकि हुकूमत का या जो रियासत का निज़ाम है आपका क्या है प्रोसिक्यूशन, वो इतना कमज़ोर है कि केसेस के फ़ैसले नहीं होते। और वो फैसले ना होने की वजह से आज एहतसाब के जो लोग डिमांड करते थे वो इतना मुतमिन नहीं है कि एहतसाब नहीं हुआ। तो हम समझते हैं कि उसमें अदालती निज़ाम है। ठीक है, अदालती निज़ाम मौजूद है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कॉन्क्रीट एविडेंस, टेंजिबल एविडेंस, इफेक्टिव एविडेंस, फिर प्रोसिक्यूशन आती है। ऐसी चीज जो कि वाकई किसी चीज को कल्मिनेट कर सके, क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में। कानून में ग्रे एरिया तो वो पढ़ने की हद तक होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि अच्छा जी ये एविडेंस है भी और नहीं भी। आप अदालती फैसले, मैं दोबारा कहूंगा, मैंने नहीं लिखे, अगर सुप्रीम कोर्ट की हद तक उन लोगों के खिलाफ जिनके हवाले से आपकी जमात का, जनाब इमरान खान का बहसीयत वज़ीर आज़म एक नैरेटिव रहा कि ये करप्ट लोग हैं और ये बहुत बुरे लोग हैं, मैं सिर्फ बेल ऑर्डर्स की बात करूंगा। अगर उनके बेल ऑर्डर्स में ये लिखा जाता है कि नैब इनके पीछे क्या तलाश कर रहा है, या ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक टूल है और बिल्कुल भोंडी किस्म की इन्वेस्टिगेशन है, कोई इसका सदाकत से, सच्चाई से ताल्लुक नहीं है, तो मुझे बताइए कि उस बयानिए को जो कि आप या आपकी जमात के जनाब इमरान खान फॉलो कर रहे हैं, उसमें से तो बसद एहतराम वैसे ही हवा निकल जाती है उस गुब्बारे से। अच्छा देखें ना मुनीब साहब, आप और अंसार साहब जितनी मोटी मोटी कानूनी टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, एक आम आदमी जिस पे बयानिया, सियासी बयानिया बनता है, उसको तो समझ ही नहीं है। मुझे आप अंसार साहब जवाब दे दें कि मलक मकसूद नामी एक चपड़ासी है जो शहबाज साहब वज़ीर आला हैं, उनके फैक्ट्री में मुलाजम है, 12-15 हज़ार उसकी तनख्वाह है, 425 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आता है, और उस कंपनी के मालिक जो है वो वज़ीर आला है। मुझे बताएं, एक आम आदमी
एक जो सड़क पर चलता हुआ रेडी वाला या मजदूर है या चौकीदार है या चपरासी है, उसके लिए ये मिसाल क्या है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ हमारा निज़ाम अदल उनको आज तक जेल में नहीं डाल सका, उनके उससे पैसे रिकवर नहीं कर सका। वो कौन सी ऐसी लॉजिक है अंसार साहब, मुझे आप बताएं या मुनीब साहब बताएं कि मैं अपने वोटर को बताऊं कि जी शहबाज साहब का चूंकि मुलाजिम है और उसके पौने 400 अरब रुपए मकसूद पटवारी के, ठीक है मकसूद सदाकत साहब, अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी हो ना, जो मैंने पूरी बात की थी, नहीं अगर मेरी बात भी पूरी जाने देना आप, सुन ले आप मेरी बात, जब मुझे आप बता देना इसका लॉजिक अंसार साहब, पौने 4 अरब रुपया अगर एक चपरासी के अकाउंट में जाता है और वहां से शहबाज साहब के अकाउंट में और फैमिली के अकाउंट में, इसकी क्या लॉजिक हम पाकिस्तानी यही बता रहा हूं आपको, यही बता रहा हूं, आप सुन ले प्लीज। मैं जो आपको ये बता रहा हूं कि जो मैंने पहले बात कही ना, अगर पूरी बात सुन लेते ना, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर मैंने एक बात की थी। मैंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस का बताया था और मैंने कहा था कि क्या खराबी है, और मैंने PMLN का खास तौर पर जिक्र किया कि उन्होंने 1992 में एक लॉ बना था, 91 या 92 में, सुन लीजिए ना बात मेरी, मैंने उसका हवाला दे के उसके ऊपर मैंने यही कहा था कि ये प्रॉब्लम है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक रास्ता निकला इस पाकिस्तान में। और उसमें मैं आपको बता दूं, मैं ये कहता हूं कि ये वाली जो बात है ये गलत है, लेकिन कानून के रास्ते मुख्तलिफ निकाल दिए गए उसके लिए। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, लेकिन क्या इसके ऊपर आप उनकी कन्विक्शन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। दूसरी बात, आपकी पार्टी के जितने लोग जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, ये मैं आपको बता दूं, जिनकी शुगर मिले हैं, मैं आपको अगर आप कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा, और बहुत से लोग सुने। हम लोग इस मुल्क में टैक्स नहीं देते, और टैक्स जब नहीं देते पैसा ज़्यादा कमाते हैं, तो वो टैक्स मतलब है कि टैक्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ से वही टीटी वाला हवाला हुंडी वाला इस्तेमाल होके रेमिटेंसेस आते हैं। सो ये तो मैं सिर्फ आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन वाली बात खामियां हैं, आपने प्रोसिक्यूशन के अंदर क्या खामियां ठीक की। और दूसरी बात, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ क्रिमिनल एविडेंस, जो ये अभी आपको कह रहे थे मुनीब साहब कि इन्होंने क्राइम से पैसा लिया, इस ठेके से इतना पैसा निकाला, इस ठेके से, और जो आप बार बार कहते रहे कि इन्होंने मुल्क भर के ठेकों से, कितने एविडेंस आप लेके आए और आपने कोर्ट के सामने पेश किए, मुझे सिर्फ ये बता दें। मुझे तो मुख्तसर सा मैं अगर मुनीब साहब जवाब दे सकूं, मुझे बता दें हुकूमती जो इदारे हैं, अगर हम शहबाज साहब के इस 25 अरब रुपए के अगर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन और पूरा ट्रेल जाके जमा करा देते हैं, तो जो आपके मुल्क का कानून है, जो नैब का लॉ है, जिसके मुताबिक ये है, अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास कोई पैसा पकड़ा जाता है तो प्रोसिक्यूशन का सिर्फ इतना काम है कि वो पैसा साबित कर दे कि उसका है, बाकी तो जो अक्यूज है उसने साबित करना है ना। अब मुझे बता दें, आपके मुल्क में 2 कानून तो हो नहीं सकते। एक आदमी एक एसएचओ को आप पकड़ते हैं, अच्छा दूसरी बात, एक और बात बता दूं आपको, तुम्हारे अकाउंट में से 50 करोड़ निकल आया। अच्छा सदाकत साहब एक और बात बता दूं आपको, हम कैसे माफ कर सकते हैं? सदाकत साहब एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, सदाकत साहब छोटी सी बात, सदाकत साहब देखें, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टी का नैरेटिव या स्लोगन जो मर्जी रहा हो, हुकूमत का काम सिर्फ ये होता है कि आप अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म दे दें बेहतरीन किस्म का, फिर आपने उस सिस्टम के ऊपर छोड़ना होता है। सुन लेना, सुन ले, सुन ले, सुन तो लेना, सुन ले, आपने अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म देना होता है और फिर उन पे छोड़ना होता है कि इंडिपेंडेंटली वो अकाउंटेबिलिटी करें। ये तो आपने किया नहीं। ठीक, और वैसे भी कैसे आप साबित कर सकते हैं? अगर आपने बनाए में उनके खिलाफ जब केस आएगा तो पूरा मुल्क का निजाम बोलना शुरू हो जाता है, पार्लियामेंट में आवाज आती है, मीडिया में आवाज आती है, आम आदमी के कोई आवाज नहीं आती। अंसार साहब यार देखें, मैंने यही तो कहा कि अकाउंटेबिलिटी का निजाम तो बना रहे हैं, हुकूमत ने सबूत दे दिए। अब भाई साहब से दोबारा पूछते हैं जी कि वज़ीर आज़म का मुखातिब कौन सा। एक मुख्तसर सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। जो फिर आपको शामिल कहते हैं इस प्रोग्राम में। मुझे भाई साहब ये बताएं, सदाकत अली भाई साहब, वज़ीर आज़म ने किसको ये कहा है कि मैं हुकूमत से बाहर निकला तो मैं तो बड़ा खतरनाक हूँ? देखें, उनकी पूरी तकरीर अगर कॉन्टेक्स्ट में आप सुने तो उन्होंने ये कहा है कि तुम लोग मुझे गिराना चाहते हो, ऑपोजिशन को कहा है, और अगर तुम लोग समझते हो कि मैं वज़ीर आज़म हूँ और मैं यहाँ चुप करके बैठा हूँ, मैं बाहर निकला तो तुम्हारी करप्शन को इस तरह बेनकाब करूंगा, और जिस तरह उन्होंने माजी में की, तो इसमें आप अपनी मर्जी का मतलब, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। कल आप कहते थे कि ये और वो एक है, आज आप कहते हैं ये इधर उधर इशारे कर रहे हैं। हमें इशारों की जरूरत नहीं है,
हम हर लिहाज से, हमारी ऑपोजिशन वो करप्ट लोग हैं और वो करप्ट निज़ाम है जिसको हम चैलेंज करते रहेंगे। आज हुकूमत में हैं तो हुकूमती मशीनरी के जरिए कर रहे हैं, कल अगर हम ऑपोजिशन में आते हैं हम ज़्यादा लीथल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मियां जावेद लतीफ साहब, आप लोग खुश ना हो, ये सिर्फ इशारा आपकी तरफ ही था, और ना अब्बासी साहब को अब पता नहीं इनको क्यों समझ नहीं आती, इनको याद नहीं रहता कि इन्हीं के कैबिनेट के कुलीग और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि फलाने का हाथ है इमरान खान का साहब के सर के ऊपर। अब पता नहीं वो उनसे बात पुछ क्यों नहीं करते या उनसे क्यों नहीं पूछते कि भाई ये तासुर देना छोड़ दें, जब खुद DGISPR फरमा रहे हैं कि भाई ना हमें डीलों में घसीटे ना हमें टॉक शोज के अंदर घसीटे हैं, तो वफाकी वजीर दाखिला ये हरकतें, ये बातें क्यों फरमाते हैं। लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब एड्रेस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल पार्टी को, कि किसी और को नहीं कह रहे। लिहाजा आप खुश ना हो कि कोई हुकूमत के जो एक पेज है वो एक पेज नहीं रहा, एक पेज भी है, एक रजिस्टर भी है, एक चार्ट भी है, सब कुछ एक। मुनीब साहब, मैं तवक्को रखता हूँ कि थोड़ा वक्त ज़रूर दे देंगे। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि अभी हुकूमती नुमाइंदे जो बात कर रहे हैं कि हम हुकूमत से बाहर निकले तो ज़्यादा इनकी करप्शन बेनकाब करेंगे। और भाई बात यह है कि 4 सालों में आपके नीचे अदारे जिस तरह इस्तेमाल हुए, जो ताकत आपके पास थी हुकूमत में होते हुए, उसमें तो आप कुछ चीज़ साबित कर ना सके। उस वक्त तो आप दर्द सर अपोजिशन के लिए बन ना सके, और जब आप कुछ नहीं रह जाएंगे, कोई लाठी आपके पास नहीं रह जाएगी, उस वक्त आपने दर्द सर हमारे लिए क्या बनना है। आप आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप बात करते हैं पापड़ वाला, फलूदे वाला, ओ भाई आपको कोई बंदा पूछने वाला है? जो हमें पूछते थे कि 2017 में आप 1,03,000 रुपया टैक्स देते हैं और 2019 में आप 98 लाख रुपया टैक्स दे देते हैं। आपकी अलीमा बाजी जो हैं वो सिलाई मशीन से करोड़ों अरबों रुपया कमा लेती हैं, और आप साल सवा साल की हुकूमत करके आप करोड़ों अरबों रुपया कमा लेते हैं। ये नुस्खा 22 करोड़ आवाम को क्यों नहीं आप देते? उनको क्यों नहीं समझाते कि ये नुस्खा इस्तेमाल करो और आप भी जो है खुशहाल हो जाओगे? दूसरा, नहीं, ये इशारा मियां साहब किस तरफ इशारा था ये तो बता दें। इशारा आपकी तरफ इशारा, जो मेरी बात सुने, जो आप इशारे की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बड़े अदब से मुनीब आपको ये कहने की जसारत कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की जो लड़ाई थी, उसकी नौबत ये आ गई है कि गैर जमहूरी कुव्वतों का नुमाइंदा जो है वो गैर जमहूरी कुव्वतों को ललकार रहा है। वजह क्या है कि वो भी तंग आ गए हैं कि अब अवाम वर्सेस अवाम बामुकाबला इमरान, ये है असल लड़ाई अब शुरू हुई, जिससे मुझे कोई ये बताए कि गैर जमहूरी सोच भी कोई रखता हो, स्टेक होल्डर जितने हैं पाकिस्तान के, वो किस तरह मुमकिन है कि एक तरफ सारी अवाम खड़ी हो और दूसरी तरफ जो है इमरान खड़ा हो, तो इमरान के साथ कोई खड़ा होगा। मैं ये समझता हूँ कि आज वक्त है। कंक्लूड किया जाए, वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर करते हैं वो बाकायदा तौर पर एक जॉब की एप्लीकेशन देते हैं, नौकरी की दरखास्त, और वो कहीं और किसी और को एड्रेस करके या मुख्तदर हल्कों की तरफ देखते हुए कहते हैं। अब अगर जनाब इमरान खान साहब ने ये बात कर ही दी है, तो मैं या आप या कोई और, हमें जिस तरह भाई साहब ने कहा ना, अपनी मर्जी का मतलब नहीं लेना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहीं और बात की है, आप तक बात की है, और ना ही कोई वज़ीर आज़म से तंग है, ना ही कोई हुकूमत से तंग है। मैं अब भी ये कहूँगा कि हम गैर आइनी तरीके से इसको हटाने के भी हक में नहीं है, मगर अवाम की आवाज़ सुने, जमहूर की पुकार सुने। आज इसकी नफरत का आलम यह है अवाम के अंदर कि इसको जो भी जिस तरह भी हटाएगा, लोग उसको झोलियां उठा के दुआएं देंगे। और मैं आपको ये बात कह दूं कि जो सीवी का बार बार जिक्र करते हैं ना, पिछले 2-3 माह से सिलेक्शन कमेटी के सामने यही बंदा जो लोगों को ताने देता था, ये अपनी आइंदा की नौकरी के लिए भीख मांग रहा है, मगर कोई देने को लिए इसलिए तैयार नहीं है कि एक तरफ मुल्क है, आवाम है, और दूसरी तरफ ये रिजेक्टेड बंदा है हर अदारे का। चले ठीक है। अज़हर भाई साहब, लास्ट 10 सेकंड है, वज़ीर आज़म ने एड्रेस
पीएमएलएन को किया है या ऑपोजिशन को या कहीं और किया है, मुझे सिर्फ ये फरमा दीजिए। देखिए मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो मैंने क्वेश्चन भी सुना उनका जवाब भी, मेरा ख्याल है कि उसमें कोई मुझे तो ऐसे एम्बिग्विटी नहीं लगी। वो पीएमएलएन के लिए मैसेज था, नवाज शरीफ के लिए मैसेज था, शरीफ फैमिली के लिए मैसेज था बेसिकली, और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। और सिर्फ आखिर में एक बात छोटी करता जाऊँगा, सदाकत साहब से सिर्फ ये पूछें कि क्या अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम जो इन्होंने दिया है, इस मुल्क में करप्शन का इजाफा हुआ है या करप्शन में कमी हुई है? ये बेसिक ये बता दें कि मुल्क में करप्शन कम हुई है, बड़ी है। चले ये इसके ऊपर आगे किसी प्रोग्राम में हम इंशाल्लाह जरूर। मैं अंसार भाई साहब का, सदाकत भाई साहब, वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक दीजिएगा, देखने का शुक्रिया। खुदा।